नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। जितेंद्र दीक्षित की अंडरवर्ल्ड डायरी में इस बार की कहानी है देश के मशहूर वकील एडवोकेट मजीद मेमन की डायरी से। हाल ही में एडवोकेट मजीद मेमन ने अपने संस्मरण लिखे हैं, एक किताब प्रकाशित की है जिसका नाम उन्होंने रखा है माई मेमोइर्स। और इस किताब में उन्होंने कई बड़े केसेस जहाँ पर कि वे अपीयर हुए थे, जहाँ पर वे वकील थे, और ऐसे केसेस जो कि देश भर में चर्चा का विषय रहे, उनका जिक्र किया है, उनके बारे में विस्तार से लिखा है। तो ऐसा ही एक मामला है गुलशन कुमार हत्याकांड का। मेरे पिछले वीडियोस की टिप्पणियों में, कमेंट्स में बहुत सारे दर्शकों ने ये निवेदन किया था कि मैं गुलशन कुमार की कहानी सुनाऊं। तो इस बार के वीडियो में हम गुलशन कुमार के बारे में ही बात करने वाले हैं। गुलशन कुमार की हत्या 12 अगस्त 1997 को हुई थी। गुलशन कुमार टी सीरीज़ और सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज़ के मालिक थे। फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े नाम थे और अबू सलेम गिरोह की ओर से उनकी हत्या करवा दी गई थी। और इस मामले में नाम आया था नदीम सैफ़ी का। वही नदीम सैफ़ी जो कि संगीतकार जोड़ी नदीम श्रवण से जुड़े हुए थे। पुलिस का यह कहना था कि नदीम सैफ़ी ने इस वजह से गुलशन कुमार की हत्या करवाई थी क्योंकि गुलशन कुमार ने उनको काम देना बंद कर दिया था। नदीम सैफ़ी ने एक म्यूज़िक एल्बम निकाला था जिसका नाम था हाय अजनबी। ये नदीम सैफ़ी की जिद थी। गुलशन कुमार जो है इस एल्बम को निकालना नहीं चाहते थे, लेकिन नदीम सैफ़ी ने उन पर दबाव डाला, जिसके बाद में उन्होंने इस एल्बम को निकाला। क्योंकि पहले गुलशन कुमार को लग रहा था कि एल्बम चलेगा नहीं, बिजनेस पर्सपेक्टिव से वो एल्बम फ्लॉप होने वाला था और गुलशन कुमार नहीं चाहते थे कि इस एल्बम को प्रकाशित करें। लेकिन नदीम के दबाव के बाद उन्होंने एल्बम तो प्रकाशित कर दिया। और जैसा कि गुलशन कुमार को लगा था कि वो एल्बम फ्लॉप जाएगा, वो एल्बम फ्लॉप भी हो गया। इस पर एक दिन नदीम सैफ़ी पहुंचते हैं गुलशन कुमार के दफ्तर में और उनसे झगड़ा कर बैठते हैं और उन पर यह आरोप लगाते हैं कि आपने मेरे एल्बम का ठीक से प्रमोशन नहीं किया और इसकी वजह से ये एल्बम फ्लॉप हो गया। काफ़ी कहासुनी होती है, बहस होती है। और इसके बाद पुलिस का ऐसा आरोप है कि नदीम सैफ़ी अबू सलेम गिरोह को, अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम को सुपारी दे देते हैं गुलशन कुमार की हत्या करवाने के लिए। क्योंकि गुलशन कुमार ने तब ये ठान लिया होता है उस झगड़े के बाद कि नदीम सैफ़ी से कोई काम नहीं करवाएंगे, कोई म्यूज़िक एल्बम नहीं निकलवाएंगे। और इससे नदीम सैफ़ी को नुकसान हो रहा था। अब नदीम सैफ़ी ने ये काम करवाया गुलशन कुमार की ही एक राइवल म्यूज़िक कंपनी टिप्स के मालिक रमेश तौरानी से, ऐसा पुलिस का कहना है। रमेश तौरानी से पैसे दिलवाए अबू सलेम को, और जिसके बाद अबू सलेम के शूटरों ने 12 अगस्त 1997 को सुबह के वक्त मुंबई के अंधेरे इलाके में, जब गुलशन कुमार भगवान शिव के एक मंदिर से पूजा करके बाहर निकले और अपनी कार में बैठने जा रहे थे, तब उन पर फायरिंग कर दी 3 शख्स ने आके, और वहीं पर गुलशन कुमार की मौत हो गई। नदीम सैफ़ी, जब इस मामले की जांच हुई और जब उनका नाम सामने आया, उस दौरान नदीम सैफ़ी भारत के बाहर थे, यूके में थे। अब उनको प्रत्यर्पित करने के लिए मुंबई पुलिस ने यहाँ से वकीलों की एक टीम यूके भेजी, जिसकी अगुवाई मशहूर वकील उज्ज्वल निकम कर रहे थे। लेकिन वो कानूनी लड़ाई मुंबई पुलिस हार गई। ना केवल वहाँ पर कानूनी लड़ाई मुंबई पुलिस हारी, बल्कि ये जो मेरे पीछे ये जो सेशंस कोर्ट है, यहाँ पर भी वो मुकदमा चला और उसमें भी सिर्फ एक शूटर को छोड़कर बाकी सभी आरोपी बरी हो गए, रमेश तौरानी भी बरी हो गए। तो आखिर कहाँ चूक हुई थी मुंबई पुलिस की, और मुंबई पुलिस गुलशन कुमार के हत्यारों को सज़ा क्यों नहीं दिलवा पाई? इसकी पूरी कहानी मजीद मेमन से मैंने सुनी। मैंने हाल ही में उनसे मुलाकात की और उन्होंने बताया कि किस तरह से एक एक करके मुंबई पुलिस गलती दर गलती करती गई और गुलशन कुमार को इंसाफ नहीं मिल सका। और ना केवल गुलशन कुमार के साथ इंसाफ नहीं हुआ, बल्कि विदेशी ज़मीन पर भी भारत की बदनामी हुई, मुंबई पुलिस को मुंह की खानी पड़ी। सुनिए सर, आपकी ये जो किताब है माई मेमोइर्स, उसमें आपने आपके करियर के जो अहम मामले रहे हैं
और जो चर्चित मामले रहे हैं उनका आपने जिक्र किया है, बड़े ही विस्तार से सारी जानकारी उसमें दी है। जो चुनिंदा मामले जो कि कई दिनों तक चर्चा में रहे, राष्ट्रीय लेवल पर जो है खबरों में रहे, हेडलाइंस में रहे, उनमें से एक मामला गुलशन कुमार हत्याकांड का भी रहा। गुलशन कुमार टी सीरीज़ के और सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज़ के मालिक थे और उनकी हत्या ने 1997 में हत्या हुई थी, उसने पूरे देश को दहला दिया था। और उस केस में जो आरोपी पकड़े गए थे, आप उनके डिफेंस लॉयर थे और कई बड़े नाम इसमें आए। इसमें जो साथ में नदीम श्रवण के जो नदीम सैफ़ी थे, फिल्मकारों की जो जोड़ी के, संगीतकारों की जोड़ी के, तो वो सैफ़ी भी इसमें आरोपी बनाए गए थे। रमेश तौरानी जो टिप्स कंपनी के मालिक थे, वो इसमें आरोपी बनाए गए थे और एक अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम भी इस मामले में आरोपी था। ये मामला भारत की अदालत में भी चला और प्रत्यर्पण के लिए जो है ये यूके में भी ये मामला चला था। तो मुझे आपसे ये समझना है कि गुलशन कुमार हत्याकांड की ये साजिश पूरी क्या थी, ये मामला क्या था और कहाँ कहाँ पर पुलिस इस मामले में चूक गई, जिसकी वजह से पुलिस ने जिनको आरोपी बनाया था उनको जो है कन्विक्ट नहीं करा पाई, उनको सजा नहीं दिला पाई। देखिए, ये बहुत ही प्रख्यात मामला था। 12 अगस्त 1997 को दोपहर को एक मंदिर में पूजा के समय गुलशन कुमार को कुछ हत्यारों ने गोली चलाकर ऑन द स्पॉट मार दिया। जाहिर है कि जैसा कि आपने कहा कि गुलशन कुमार एक बहुत ही बॉलीवुड के मशहूर व्यक्ति थे, कैसेट किंग कहलाए जाते थे और पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी बहुत बड़ी संख्या में मदद किया करते थे, फाइनेंस किया करते थे। बॉलीवुड में भी उनकी चर्चा बहुत हुई थी और बॉलीवुड में उनके बहुत सारे दुश्मन भी थे। उसकी वजह ये थी कि उन्होंने रास्ते के लोगों को पकड़कर गायक बना दिया, संगीतकार बना दिया। तो जितने इस्टेब्लिश्ड लोग थे वो बहुत परेशान थे कि 2 पैसे का आदमी आ गया और उसको बना दिया और उसकी कैसेटें भर भर के सब जगह भेजनी शुरू हुई। तो पॉलिटिकल बिजनेस लेवल भी थी बॉलीवुड में, कुछ लोग नाराज़ भी थे। अब जिस दिन हत्या हो गई उस समय नदीम श्रवण, जिसको मैंने डिफेंड किया लंदन के, नदीम श्रवण जोड़ी के नदीम सैफ़ी, नदीम अख्तर सैफ़ी, तो इनसे मुतालिक मामला ऐसा था कि वो जिस वक्त हत्या हुई थी 12 अगस्त को, उससे महीना भर पहले से वो लंदन में थे। उनकी बेगम सुल्ताना जो है, उनका कुछ मेडिकल प्रॉब्लम था तो वो वहीं पर थे, उस वक्त यहाँ नहीं थे। लेकिन यहाँ न होकर भी आज के मॉडर्न ज़माने में सुपारी दी जाती है और हत्या की जाती है। तो ज़रूरी नहीं कि जैसे दाऊद हो या आलू ये है, बी है, शकील है, फला है, राम राजन है, वो तो यहाँ नहीं है लेकिन वो करवाते हैं हत्या। तो इस तरह के आरोप थे नदीम पर भी कि उसमें जिम्मेदारी उसकी है, उसने करवाई, अबू सालेम को सुपारी देकर गुलशन कुमार की हत्या करवाई। ये सरकार का केस था, पुलिस वालों का। पुलिस का केस क्या था कि नदीम सैफ़ी ने किस वजह से हत्या करवाई गुलशन कुमार? नदीम सैफ़ी की एक एल्बम बनी थी, हाय अजनबी, तो है अजनबी को नहीं चलाया, उसको गुस्सा आया, फिर उससे इस तरह की कहानी उन्होंने बताई कि मैं ज़रूरी चीज़ें बताऊँगा आपको, तो कुछ गैर चलो छोड़िए। लंदन में उस पर यह आरोप लगा था कि आपने अबू सालेम को सुपारी दी और उसके गुंडे भिजवा कर इसकी हत्या करवाई। ये उनका बेसिक आरोप था। हैरानी की बात यह है जितेंद्र जी कि नदीम की ट्रायल जो चली गुलशन कुमार की हत्या की, उसमें अबू सालेम नहीं था ट्रायल में। आप अभी जो कह गए थे मुझसे पहले, अबू सालेम ट्रायल, इसलिए कि अबू सालेम अवेलेबल नहीं है, उस वक्त था ही नहीं अवेलेबल, वो तो बाद में आया था, 2005 में अबू सालेम आया था। जब बाद में आया तो हैरानगति की बात तो ये है कि प्राइम पर्सन अकॉर्डिंग टू द पुलिस थियोरी वाज अबू सालेम, करता धरता वो था, पैसे उसको दिए थे तौरानी ने और नदीम ने, ऐसा उनकी कहानी थी। और उसको आरोपी ही नहीं बनाया गया, वो तो आ गया यहाँ, प्रत्यार्पण पुर्तगाल से करके उसको यहाँ लाए, तो उसके खिलाफ पेंडिंग केसेस की जो लिस्ट है उसमें गुलशन कुमार हत्या का नाम ही नहीं है। ये तो कोई समझ में नहीं आ रही बात। चलिए इसको छोड़िए अबू सालेम को। नदीम के खिलाफ जो मुकदमा था उसमें लंदन की चीफ जस्टिस की कोर्ट में, दैट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ लंदन डिवीजन बेंच, क्वींस डिवीजन बेंच, जहाँ हम लोगों ने मुकदमा को चलाया था, वहाँ पर एक बात हमने अदालत के सामने रखी, बाकी 25 चीज़ें छोड़िए। मेंडोजा जो पुलिस कमिश्नर थे उन दिनों में, रानी मेंडोजा, हाँ, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुंबई में ली और वो बड़ी सितारों से भरी हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। सारा मीडिया, बॉलीवुड, ये वो पूरे देश की मीडिया खड़ी थी वहाँ पर। वहाँ उन्होंने ये दावा किया कि हमने गुलशन कुमार हत्या केस को हल कर लिया, सॉल्व हो गया केस।
उन्हीं का आदमी है बॉलीवुड का, उनका साथी जो हत्यारा है। और नदीम ने अबू सालिम के ज़रिए, गुंडों के ज़रिए सुपारी देकर उसकी हत्या कराई। इस सिलसिले में हमारे पास ढेर सारा सबूत है, ये उसके बयान है। और इसको मीडिया ने कवर किया दूसरे दिन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, हेडलाइंस में आ गई, पूरा नदीम का भी नाम आ गया। इसी को लेकर उस समय गृह मंत्री महाराष्ट्र के गोपीनाथ मुंडे थे। वही फाइल लेकर, वही बैग लेकर गोपीनाथ मुंडे दौड़े दिल्ली, और दिल्ली में उसी तरह की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जहाँ वही चीज़ें दोहराई गई जो यहाँ पर मेंडोजा ने कही थी। उसका भी पूरा रिकॉर्ड था, समय, डेट, वेन्यू, क्या कहा गया, ये चारों चीज़ें भरपूर मीडिया में अवेलेबल थी, जो हमारे पास था रिकॉर्ड में। कोर्ट में जब मुकदमा चला तो उस वक्त हमने अदालत से बड़े अदब से सिर्फ एक सवाल पूछा कि साहब सरकार से एक सवाल पूछिए। जिस वक्त मेंडोजा ने ये कहा कि हमारे पास ढेर सारा एविडेंस है कि नदीम का इन्वॉल्वमेंट है, उस समय उनके पास क्या था वो ढेर सारा एविडेंस, अदालत को बताया। तो अदालत ने उनसे पूछा कि भाई बताइए उस लेट को उस दिन क्या कह रहे हैं कि हमारे पास ढेर सा एविडेंस है कि वो इन्वॉल्व है। जब सारा रिकॉर्ड चेक किया गया तो पता चला कि जिस दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस दिन नदीम का नाम कहीं भी नहीं था केस में। उसके 6 दिन बाद पहला स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ जिसमें नदीम पर शक जाहिर किया गया। शक की भी गुंजाइश नहीं थी जिस दिन ये घोषणा की गई। तो ये घोषणा जो की गई ये पॉलिटिकल प्रेशर पर या दीगर प्रेशर पे की गई, लीगली नहीं थी। तो जब जज ने पर सरकार वहाँ पर क्राउन प्रोसिक्यूशन को कहा कि आपको थोड़ा समय देता हूँ, आधे घंटे का जाइए और मुझे बताइए कि उस दिन जब ये दावा किया गया कि एम्पल एविडेंस इज़ देयर फॉर इन्वॉल्वमेंट ऑफ नदीम, बताइए कहाँ से बताया गया। वो एक कागज़ नहीं था उस पर। तो भड़क गए उन्होंने जज। पहला स्टेटमेंट जो नदीम का जहाँ नाम आता है वो शक के बारे में, वो भी उसके हफ्ते पर बाद का है। तो उन्होंने कहा तो ये कैसे कहा इन्होंने। तो जज ने अपने जजमेंट में ऐसे सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस ने एक साजिश रच के नदीम का इन्वॉल्वमेंट इसमें बताया और उसके बाद झूठा एविडेंस बनाकर उसका केस को मजबूत बनाया। इसलिए हम भारत सरकार को ये नदीम को नहीं सोच सकते। और आपको ताज्जुब होगा कि 9,20,000 पाउंड्स यानी कई करोड़ बनता था उस ज़माने में, वो उसको रिवॉर्ड में दिया गया। और नदीम, उसकी बेगम सुल्ताना, उसके 2 माइनर बच्चे और उसकी मेड लड़की 5 लोगों को ब्रिटिश पासपोर्ट दिया गया। ये था फैसला। उसके बाद सरकार हिल गई कि ये तो हमारी बड़ी बेइज्जती हो गई, ऐसे कैसे हो गया, अब हाउस ऑफ लॉर्ड में अपील करें इसको। तो हाउस ऑफ लॉर्ड में उन्होंने अपील दाखिल की। फिर हम गए वहाँ, तो हाउस ऑफ लॉर्ड में लीव टू अपील, तो बोर्ड पे 7वां नंबर था कुछ छोटा। 2 मिनट में कोर्ट बैठा हुआ हाउस ऑफ लॉर्ड्स का, और उन्होंने कहा लीव रिफ्यूज्ड और फेंक दिया। ख़त्म हो गया मामला, वहाँ से मामला दफन। ये हमारी एजेंसियों के लिए तो बड़ी ही बेइज्जती वाली बात थी। बिल्कुल, कि एक विदेशी अदालत ने इसीलिए जितेंद्र जी एक जुमला में और कह दूँ कि जब हम सीढ़ियाँ उतर रहे थे वहाँ से हाउस ऑफ लॉर्ड वेस्ट मिनिस्टर से, तो CNN और BBC के 2 बंदे कैमरा लेके दौड़ते हुए मेरे पास आया। मेरे बाजू में नदीम खड़ा था। मुझसे कहा मजीद साहब, आपकी ज़िंदगी का ये सबसे ज़बरदस्त दिन है कि इतनी बड़ी मैटर को आपने इतनी ज़बरदस्ती के साथ जीता है कि धज्जियाँ उड़ गई पुलिस की, तो आप बहुत खुश होंगे। तो मैंने जो अल्फाज कहे थे वो मुझे आज भी याद है 25 साल बाद। मैंने उनसे कहा था कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ तो आप गलत हैं। मैं खुश नहीं हूँ इसलिए कि एक हाथ में तो मेरे मुवक्किल की कामयाबी है, लेकिन दूसरे हाथ में मेरे देश की बदनामी है। और मुझे बहुत दुख होता है, शर्म आती है कि ऐसा क्या हुआ जो गैर मुल्क की ज़मीन पर हमें ये शर्मनाक फैसला देखना पड़ा। और इसलिए मैं फ़ौरन घर जाऊँगा और चेक करूँगा कि कहाँ गलत हुआ और इसके बाद ऐसा कभी ना हो। These are my words. जी बिल्कुल। ये तो विदेश में जो कानूनी हार हुई भारतीय एजेंसी की, वो आपने बताया कि कैसे नदीम सैफी को प्रत्यर्पित नहीं किया जा सका। लेकिन यहाँ की अदालत में भी, यहाँ के सेशंस कोर्ट में वो मुकदमा चला जिसमें कि रमेश तौरानी, जो एक राइवल म्यूजिक कंपनी के मालिक थे, वो आरोपी थे। साथ में शूटर्स भी थे जिन्होंने गोली चलाई थी। उसमें से सिर्फ शूटर को सजा हुई, लेकिन बाकी लोगों को जो है वो बरी कर दिया गया। वो आपने
पुलिस की कहाँ कहाँ चूक पाई जिसकी वजह से ये लोग जो है बरी हो गए, और गुलशन कुमार हत्याकांड का मामला भारत की अदालत में भी मुंबई पुलिस हार गई। देखिए, भारत की अदालत में भी ट्रायल जज ने अपने जजमेंट के फैसले में ये बात कही कि पुलिस का ये आरोप कि ये सुपारी दी गई थी और ये मारा गया था, ये साबित नहीं हुआ। ये ट्रायल कोर्ट ने भी कहा, तो इसलिए वो तो मामला ख़त्म हो गया। अब जब उसके बाद ये सारी चीज़ें हमने यहाँ कोर्ट में नहीं लाई, क्योंकि इससे बदनामी होगी हमारी सरकार की, हमारी पुलिस की, हमने उसका कोई लाभ नहीं उठाया कि हमने उसको चर्चित किया। अभी तक किसी को पता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट में अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं बड़े शर्मनाक हैं। उन्होंने ये अल्फाज लिखे हैं, क्राउन की, सुप्रीम कोर्ट की डिवीज़न बेंच का चीफ जस्टिस के अल्फाज है ये। अब क्या बोले इससे ज़्यादा। उन्होंने ये कहा कि पुलिस की बेईमानी की वजह से, बिकॉज ऑफ द मिसबिहेवियर ऑफ मुंबई पुलिस, आई एम रिफ्यूजिंग टू हैंड ओवर नदीम डिया। ये बहुत दुख की बात थी, लेकिन इसको हमने भूल जाना बेहतर समझा। साल 2005 में अबू सलेम को पुर्तगाल से डिपोर्ट करके भारत लाया गया। जिन 8 मामलों में अबू सलेम को डिपोर्ट किया गया, जो 8 मामलों की लिस्ट भारत सरकार ने पुर्तगाल सरकार के सामने रखी, उनमें गुलशन कुमार की हत्या का मामला नहीं था, जबकि गुलशन कुमार की हत्या का मामला अबू सलेम के खिलाफ सबसे बड़ा मामला था। लेकिन चूंकि भारत सरकार, या ये कहें कि मुंबई पुलिस, 2 ठिकानों पर कानूनी लड़ाई हार चुकी थी, एक नदीम सैफ़ी के खिलाफ लंदन में और दूसरा भारत में जो बाकी के आरोपी थे, तो फिर ये मुनासिब नहीं समझा गया कि ये मामला भी पुर्तगाल की अदालत के सामने रखा जाए। और अबू सलेम के खिलाफ बाकी के मामलों के तहत तो मुकदमे चले, उनमें अबू सलेम को सज़ा भी हुई, लेकिन गुलशन कुमार की हत्या के मामले में अबू सलेम पर कोई मुकदमा नहीं चला। तो ये कहानी थी मजीद मेमन की किताब माई मेमोयर से। उनकी इस किताब में और भी ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारे चर्चित मामले हैं जिन्होंने कि राष्ट्रीय सुर्खियां बनाई थी। तो अगर आप वो पढ़ना चाहते हैं तो उनकी किताब ज़रूर लें, और इस जैसे तमाम किस्सों के लिए जुड़े रहें NDTV के साथ। ये कहानी मैंने आपको सुनाई कैमरामैन संदेश बाइकर के कैमरे पर। जितेंद्र दीक्षित, NDTV। नमस्कार।